हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, लेकिन आज क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे सिलेबस। वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना है भाग एल्गोरिथ्म का नियम। भाग एल्गोरिथ्म का नियम, भाग एल्गोरिथ्म का नियम, इसी को हम लोग भाग लेमा विधि कहते हैं। तो भाग एल्गोरिथ्म का नियम क्या होता है? भाग आता है कि नहीं? मान के चलिए कोई संख्या a है और हम उसे b से भाग दे रहे हैं, तो q भागफल आएगा और शेषफल r आएगा। मान के चलिए एग्जाम्पल में जैसे 5 को हमें 2 से भाग देना है, तो 5 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 का पारा 2 बार पड़ेंगे, 4 आएगा और शेषफल 1 आएगा। तो बीच में जो रहेगा उसे a मानेंगे और जितना जिससे भाग देंगे उसे b, और जितना बार पारा पड़ेंगे उसे q, और जो बच जाएगा उसे r। तो इसमें जो a है ना, a को क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज। यानी कि जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज बोलते हैं, और जिससे भाग किया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। और भाजक का पारा जितना बार पढ़ते हैं भाज को लाने के लिए उसे भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। जैसे इसे लिख सकते हैं, भाज को भाजक से भाग देंगे, भागफल बार पारा पढ़ेंगे और जो बच जाएगा उसे शेषफल कहेंगे। तो चलिए बताइए, जब हम 2 से 5 को भाग दे रहे थे तो इसमें भागफल कितना है? तो भागफल 2 आया है। शेषफल कितना है? तो शेषफल 1 आया है। शेषफल 1 आया है। तो अब कैसे? भाग एल्गोरिथ्म का नियम कहता है ना कि अगर हम भाजक में भागफल का गुणा कर देंगे, अगर हम भाजक में भागफल का गुणा कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो जो हमारा आएगा आंसर भाज बनकर आएगा। क्या आएगा? भाज बनकर आएगा। अब कैसे पता करें कि भाजक में गुणा भागफल करके और प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो भाज आ जाएगा? कैसे विश्वास करें? तो देखिए, यहाँ पर जब मान के चलिए हम एक सवाल लेते हैं 12 और 25 का। जब 12 और 25 को हम भाग देंगे तो 25 को 12 से भाग देंगे कि नहीं? तो 25 का पारा पढ़ेंगे 2 बार तो 24 आएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1, 2 2 कट जाएगा, यानी कि 1 जो आया वो शेष आया है। और जिसको भाज बीच में जो रहता है उसे भाज कहते हैं, यानी जिसको भाग देते हैं उसे भाज, और जिससे गुणा करते हैं उसे, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जितना बार पारा पड़ता है उसे भागफल कहते हैं। अब भाग एल्गोरिथ्म कहता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अगर कर देंगे तो भाज आ जाएगा। तो यहाँ पर भाजक 12 है तो 12 लिख देंगे, इंटू भाजक 2 है, भागफल 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस शेषफल 1 है तो 1। अब हमें 25 आना चाहिए, भाज आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो 25 बराबर 12 दूना के 24 और प्लस 1, यानी कि 25 बराबर 24 1 25। आ गया कि नहीं? आ गया ना? यानी कि जो भाग एल्गोरिथ्म का नियम है वो सत्य है कि अगर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो हमारा भाज निकल कर आएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है जो जिसे हम एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला कहते हैं, एल्गोरिथ्म का नियम कहते हैं, एल्गोरिथ्म का नियम। तो ये क्या कहता है कि भाज बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भाज्य को हम लोग ए लिख सकते हैं, भाज्य को ए तो ए लिखेंगे बराबर भाजक को बी लिख सकते हैं तो बी, गुणा है तो गुणा, भागफल को क्यू लिखेंगे तो क्यू प्लस शेषफल को आर लिखेंगे तो आर, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक रूल होता है कि अगर इसमें देखना है कि जो जीरो रहता है ना, जीरो हमेशा शेषफल के बराबर हो सकता है। ऐसे देखिए, जो शेषफल होता है ना, शेषफल या तो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है कि नहीं? कभी भी हमेशा शेषफल जो रहता है ना, या तो जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा रहेगा। अब जीरो से छोट थोड़ा ना रहेगा, तो हमेशा शेषफल जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा रहेगा। लेकिन भाजक से हमेशा शेषफल छोटा रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। इसका मतलब ना कि जो शेषफल है भाजक से छोटा है, बी मतलब भाजक से छोटा है, लेकिन शेषफल के बराबर भी हो सकता है और शेषफल से बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम लेते हैं 8 और 8 को हम 2 से भाग दे रहे हैं अगर हम केवल 2 दूना के 4 लिखेंगे, 2 दूना के 4, तो शेषफल 4 बचेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर शेषफल 4 है, 2 से छोटा है ना, अरे 2 से बड़ा है ना, तो शेषफल कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब इसको भाग देंगे तो 2 दूना के 4, यानी कि 2 का पहाड़ा 22 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा कभी नहीं ना। यानी कि इससे ये साबित होता है कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसको इस तरह बनाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0, यानी कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा और शेषफल 0 आ गया। यानी कि शेषफल जो है आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल जो है 0 आ सकता है, 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, शेष 1 आ रहा है कि नहीं, यानी 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं। तो शेषफल 0 से बड़ा भी आ सकता है और 0 के बराबर, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा रहेगा, हमेशा भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा रह सकता है। यही है भाग लेमा नियम, यानी भाग एल्गोरिथम का नियम। अब थोड़ा सा मौसा और लौसा के बारे में समझ लेते हैं। मौसा को हम लोग पूर्ण रूप से महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। और लौसा को लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लघुत्तम को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं LCM। L का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल। और महत्तम समापवर्तक को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HCF। HCF का मतलब, H का मतलब होगा हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, F का मतलब होता है फैक्टर। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है,
एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान के चलिए 12 और 18 का हमें मौसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF मौसा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं? फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। गुणज यानी कि अपने भाषा में हम लोग कह सकते हैं पहाड़ा, और गुणनखंड को अपने भाषा में कह सकते हैं टुकड़ा। तो फैक्टर का मतलब टुकड़ा होता है, किसी संख्या का टुकड़ा कर दीजिए, जैसे 6। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड का मतलब कि 6 किन किन संख्याओं के पारा में आता है। तो 6 पहला नंबर 1 के पारा में आएगा, 2 के भी पारा में आएगा, 3 के भी पारा में आएगा, और खुद के पारा में आएगा। इसके अलावा किसी के पारा में नहीं आता है 6। तो उसी को फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर, यानी गुणनखंड। तो वैसी संख्या जो किसी संख्या के पारा में आए उसे फैक्टर कहते हैं। जैसे 6 1 के पारा में आता है, 2 के पारा में, 3 के पारा में, और 6 के पारा में। और मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी पहाड़ा। यानी कि मान के चलिए 6 है, 6 का मल्टीपल लिखेंगे यानी कि पहाड़ा लिखेंगे, तो एक 6 होगा, 6 दूना के 12 होगा, 6 3 18 होगा, 6 चौके 24 होगा, 6 5 30 होगा, यानी इसी तरह करके अनंत तक जाएगा पहाड़ा। अब 6 का अनंत तक पहाड़ा होगा। तो मल्टीपल का मतलब कि पहाड़ा जो कि अनंत तक जाएगा। अब फैक्टर का मतलब गुणनखंड जो कि हिसाब पर भी रहेगा। जैसे 6 का 4 गो रहेगा फैक्टर, इसके अलावा नहीं रहेगा। इसका जितना क्षमता है उतना ही फैक्टर रहेगा। 1 के पारा में बेचारा कटेगा, 2 के पारा में कटेगा, 3 के पारा में, 6 के पारा में, और किसी के पारा में नहीं कटेगा। तो इसे फैक्टर कहते हैं और इसे मल्टीपल कहते हैं। फैक्टर मतलब कि टुकड़ा कर दीजिए, मल्टीपल मतलब कि पारा पर दीजिए, उसी को फैक्टर और मल्टीपल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी के हिसाब से हम मौसा और लौसा समझा देंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, महत्तम समपवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 12 और 18 का हमें मौसा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम पीछे से चलेंगे, 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। 12 और 18, तो 12 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड क्या होता है? 1 के पारा में कटता है, 1 के पारा में कटता है, और 2 के पारा में कटता है, 3 के भी पारा में कटता है, 4 के भी पारा में, 5 के पारा में नहीं कटेगा, 6 के पारा में, और खुद के पारा में। यही होता है फैक्टर। अब 18 का भी फैक्टर करते हैं, 1 के पारा में कटेगा, 2 के भी पारा में कटेगा, 3 के भी पारा में कटेगा, 6 के पारा में कटेगा, 9 के पारा में कटेगा, और खुद के पारा में कटेगा 18। अब फैक्टर कर लिए ना, तो अब कॉमन करते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। 1 भी कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन हो रहा है, और 3 भी कॉमन हो रहा है, 6 भी कॉमन हो रहा है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम मौसा का परिभाषा जो है आप सभी को बता सकते कि मौसा क्या होता है। तो देखिए, फैक्टर कर लिए, कॉमन भी कर लिए। अब हाईएस्ट देखते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अब फैक्टर का मतलब बता ही दिया है, गुणनखंड। तो देखिए, हम गुणनखंड भी कर दिए और कॉमन भी कर दिए। अब सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कि सबसे बड़ा इनमें से कौन है, और जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग मौसा मान लेंगे, यानी HCF मान लेंगे। तो जो कॉमन किए हैं इनमें से बड़ा कौन है? तो 6 है। तो यानी कि 12 और 18 का जो मौसा आएगा क्या होगा? 6 आएगा। क्या होगा? 6 आएगा। 6 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, लघुत्तम मौसा समझ में आ गया ना। अब मौसा का परिभाषा क्या होता है? मौसा का परिभाषा कि वैसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, जो 12 18 का मौसा निकलना था ना, तो परिभाषा सुनिए, वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, जो दोनों को काट दे उसे मौसा कहते हैं। जैसे
हम एक लेते हैं तो एक भी काट देगा, लेकिन एक से बड़ा दो भी तो है, तो दो को भी मौसा मान सकते हैं, लेकिन दो से भी बड़ा तो तीन है, तीन को भी मौसा मान सकते हैं, तीन से बड़ा भी छह है तो छह को भी मौसा। अब छह से बड़ा कोई है नहीं, तो न इसका आंसर एक होगा, न दो होगा, न तीन होगा, सबसे बड़ी संख्या होगा, यानी कि छह होगा इसका मौसा। तो वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे तो कौन है, तो छह ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे उसे मौसा कहते हैं। अब लौसा किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 और 18 का हमें लौसा निकालना है, 12 18 का लौसा, तो सबसे पहले 12 और 18 लिख लेते हैं। अब इसके परिभाषा से चलते हैं। लघुत्तम समपवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो पीछे से आते हैं मल्टीपल, यानी कि सबसे पहले 12 और 18 का मल्टीपल लिखेंगे, और मल्टीपल का मतलब होता है कि पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना के 24, 12 तिया के 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छः के 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नवा 108। अब अनंत तक जाएगा भाई, पहाड़ा है तो पहाड़ा अनंत तक है। 18, 18 एकम 18, 18 दूना के 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पाँच 90, 18 छः के 108, 18 18 सात 126, 18 नवा 144 ना। अब देखिए 12 का भी मल्टीपल कर लिए और 18 का भी मल्टीपल कर लिए। अब कॉमन करते हैं, मल्टीपल के बाद क्या आएगा, कॉमन आएगा। कॉमन आएगा ना तो कॉमन कीजिए। 12 कहीं दोनों में 12 दिख रहा है, दोनों में कॉमन करना है। 12 किसी दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 12 कॉमन नहीं होगा। अब 18 देखिए, 18 किसी में है नहीं, तो 18 भी नहीं होगा। 24 देखिए, 24 दोनों में है नहीं। 36 देखिए, 36 दोनों में है, यस सर है, 36 यहाँ पर है तो 36 कॉमन कर लिए। अब देखिए 54, 54 है क्या, नहीं। 48 है नहीं। 72 है, 72, यस सर 72 है, 72 भी है। अब 108 भी है, 108 है कि नहीं। अब इसके अलावा अनंत तक जाएगा और अनंत तक कॉमन होते रहेगा ना। लेकिन लघुत्तम का मतलब होता है कि मल्टीपल कीजिए, कॉमन कीजिए, और लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी। क्या होता है, सबसे छोटी। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, लिस्ट मतलब सबसे छोटी। याद करने का तरीका कि लघुत्तम को एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम, तो ये एल का मतलब लिस्ट यानी सबसे छोटी, महत्तम को एचसीएफ बोलते हैं, यानी कि एच मतलब सबसे बड़ी। तो बस यही समझना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें लेना है लघुत्तम में, और महत्तम में सबसे बड़ी संख्या लेना है। इसमें सबसे छोटी और उसमें सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी अब संख्या देखेंगे, तो जो कॉमन किए हैं इनमें से कौन सबसे छोटी संख्या है। पहले गुणा किए फिर कॉमन किए, अब सबसे छोटी संख्या देखें। तो जो कॉमन किए उनमें से कौन सबसे छोटी है, तो 36 है। क्या है, 36। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा, 36 होगा। यानी कि ये कह सकते हैं, इसका परिभाषा निकल कर आएगा लघुत्तम समवर्तक का, कि वैसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आ जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समवर्तक कहते हैं। जैसे 72 भी हो सकता था, लेकिन ये 72 से भी एक छोटा संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आता है। तो वैसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आ जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो 12 18 का एलसीएम 36 होगा, और 12 18 का मौसा जो होगा 6 होगा। मौसा का मतलब कि वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों के पहाड़ा, जो दोनों को काट दे, और लघुत्तम का वैसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आ जाए उसे लघुत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में कि 16 और 32 का
HCF निकालिए और LCM निकालिए, LCM निकालिए। तो देखिए 16 और 32 का HCF और LCM। तो HCF का मतलब क्या होता है, H मतलब कि हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे उसे क्या कहते हैं, मशक कहते हैं। तो वैसी सबसे बड़ी संख्या बताए जो दोनों को काट दे, तो कहेंगे कि 16 होगा, जो कि 16 को भी काट देता है और 32 को, यानी कि 16 HCF हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 16 HCF हो जाएगा। अगर हम LCM का बात करें, LCM का बात करें, LCM का बात करें, तो LCM का मतलब होता है लिस्ट यानी सबसे छोटी, और मल्टीपल मतलब पहाड़ा। तो वैसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आए उसे क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। तो 16 के भी पहाड़ा में आता है और 32 के भी पहाड़ा में आता है, कौन, तो 32 आता है जो कि सबसे छोटी है। तो 32 ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ा में, यानी कि ये LCM हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। लेकिन इस तरह शॉर्टकट तरीका थोड़ा ना चलेगा। क्लास 10 में हमें शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, हमें डिटेल हल करना है। तो कैसे हल करेंगे इसे, कैसे हल करेंगे, अब देखिए कहानी उलट जाता है, कहानी यहीं पर बदल जाता है, कहानी ना बदल जाता है। देखिए कभी भी अगर पावर का बात करें तो पावर में जो होता है LCM, पावर में LCM बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा, और HCF छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा। तो हमेशा पावर में LCM बड़ा हो जाएगा और HCF छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, एग्जांपल में मान के चलिए x स्क्वायर है और y स्क्वायर है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर कोमा एक्स क्यू और y, और इसका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखना है कि पावर में अब LCM बड़ा हो जाएगा और HCF छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो LCM है, LCM को हम लोग मानते हैं लिस्ट यानी सबसे छोटा, और छोट आदमी सबको अच्छा से एकदम स्वागत करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, यानी कि इसका बड़ा सोच है, छोट आदमी का हमेशा बड़ा सोच रहता है। तो छोटा आदमी सबको मानता है, इसीलिए पावर में बड़ा हो जाता है, इसका पावर बड़ा हो जाता है। लेकिन HCF जो है सबसे बड़ी, तो जो सबसे बड़ा है उसे घमंड हो जाता है, क्या हो जाता है, घमंड। तो किसी को नहीं देखता है अपने आगे, इसीलिए पावर में सबसे छोटा हो जाता है कि कोई इसका साथ नहीं देगा तो उसे छोटा मानेंगे। तो याद करने का यही तरीका था। तो पावर में LCM सबसे बड़ा हो जाएगा और HCF सबसे छोटा, और LCM सबको अपने यहाँ बुला लेगा, लेकिन HCF सबको नहीं बुलाएगा, जो इसके लायक है उसी को बुलाएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम Z मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं, Z। तो देखिए HCF का मतलब होता है सबसे छोटा पावर, क्या, सबसे छोटा पावर। HCF का मतलब होता है सबसे छोटा पावर ना, तो HCF में हम सबसे छोटा पावर देखेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर z और x क्यू और y। तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह कॉमन देखना है, दोनों जगह, यहाँ पर भी x कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन हो रहा है, और HCF का मतलब और LCM का मतलब कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो x स्क्वायर, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो रहा है कि नहीं, और कॉमन हो जाएगा तो HCF में सबसे छोटा पावर लेना है, सबसे छोटा पावर। तो x स्क्वायर x क्यू से छोटा है तो x स्क्वायर ले लेंगे। अब y देखते हैं, y यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा ये है, y स्क्वायर से छोटा है y, इसके पावर में 1 है तो इसका पावर छोटा है, तो यहाँ पर y हो जाएगा ना। z, क्या z कॉमन है, नहीं है, z कॉमन नहीं है तो z को नहीं लेंगे। तो इसका HCF x स्क्वायर y स्क्वायर z कोमा एक्स क्यू वाई का मौसा जो आएगा x स्क्वायर y आएगा। अगर हम लौसा का बात करते हैं तो क्या x स्क्वायर और x यहाँ पर दोनों जगह कॉमन है, तो LCM में सबसे बड़ा पावर लेना है, LCM में सबसे बड़ा पावर लेना है। तो LCM में दोनों में पावर बड़ा किसका है, x क्यू का, तो x क्यू ले लेंगे। अब y स्क्वायर y कॉमन हो रहा है तो सबसे बड़ा पावर ये है तो y स्क्वायर ले लेंगे। अब जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको भी ले लेता है, कौन, LCM मतलब कि सबसे छोटा आदमी, और सबसे छोटा आदमी जो रहता है उस सबको बुलाता है बेचारा। तो LCM में जो नहीं कॉमन होगा उसको भी बुला लेंगे,
लेकिन HCF में नहीं, क्योंकि ये घमंडी आदमी सबसे बड़ा है, इसीलिए पावर में छोटा हो जाता है। जो इसके लायक रहता है उसी को बुलाता है, यानी कि जो कॉमन होगा उसी को बुलाएगा। समझ में आया? तो अब समझिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे 16 और 32, 16 और 32 का हमें निकालना था LCM और HCF, LCM और HCF, LCM और HCF। तो 16 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, और 2 से जाएगा 1 बार में। यानी कि 16 का हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 4 बार, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 को 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 गुणा में आधार सेम है तो इसका पावर जुड़ जाता है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। अब 32 का फैक्टर करते हैं, 2 से जाएगा 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, यानी कि एगो 2 बढ़ा लेते हैं। क्या करना है गुणनखंड, एगो 2 बढ़ा लेते हैं, नहीं हो जाएगा 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, यानी कि 2 के पावर 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना? तब HCF देखते हैं, HCF किसे कहते हैं? HCF उसे कहते हैं, पावर में कॉमन देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो HCF का मतलब होता है कि सबसे छोटा पावर लेंगे। HCF का मतलब सबसे छोटा पावर, तो दोनों जगह 2 कॉमन है, लेकिन पावर छोटा ये है तो 2 के पावर 4 ले लेंगे। अब इसके अलावा कोई संख्या है नहीं। अब LCM निकालते हैं। LCM का मतलब होता है कि जिसका पावर सबसे बड़ा हो, जिसका पावर सबसे बड़ा हो। तो LCM में 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन 2 के पावर 4 से बड़ा है 2 के पावर 5, तो LCM में 2 के पावर 5 ले लेंगे। तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, क्या होता है 16, और 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। क्या सच में हम लोग बनाए थे? तो 16 और 32 का मौसा आया था 16 और लौसा आया था 32, तो कहेंगे यस। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। जैसे अगला सवाल दिए थे 12 और 18 का, 12 और 18 का LCM निकालिए और HCF निकालिए। कैसे निकलेगा? तो 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा 6 बार में, और 2 से जाएगा 3 बार में जाएगा ना, और 3 से जाएगा 1 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर 2 को 2 बार है तो 2 के कपार पर 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। अब 18 को लिख सकते हैं, 18 को 2 इंटू 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कि 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। 2 1 बार है तो 2 1 बार लिखेंगे, 3 2 बार है तो 3 के कपार पर 2 लिखेंगे ना। अब देखिए, अब LCM निकालते हैं। LCM किसे कहते हैं? जिसका पावर बड़ा हो उसे LCM कहेंगे। क्या कहेंगे? LCM। और दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, लेकिन इसका किसका पावर बड़ा है? तो इसका पावर बड़ा है, तो LCM में जिसका पावर बड़ा रहेगा उसे ले लेंगे, जिसका पावर बड़ा रहेगा उसे ले लेंगे। इंटू अब यहाँ देखिए 3 कॉमन यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, लेकिन LCM में पावर बड़ा देखना है। तो 3 और 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 बड़ा है पावर। अब HCF में देखते हैं, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी, लेकिन HCF में सबसे छोटा पावर देखना है। तो 2 का पावर छोटा है और यहाँ 3 का पावर छोटा है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 दूना के 6, और LCM होगा 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना के 4 होगा, गुणे 3 के पावर 2 का मतलब तितली के 9 होगा, और 9 चौके 36 होगा। क्या सच में 12 और 18 का LCM 36 आया था और HCF 6 आया था? तो यस आया था। तो देखिए, लेकिन हमें चैप्टर 1 में पहला सवाल होता है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके एल्गोरिथम का प्रयोग करके
करके HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? HCF ज्ञात करें। भाज्य एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लिखवाए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। लिखवाए हैं कि नहीं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे भाज हो गया बीच वाला, जिसको हम लोग भाग देते हैं उसे भाज हो गया, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक, और भाजक का जितना बार पारा पड़ते हैं उसे भागफल, और जितना बच जाता है उसे क्या बोलते हैं? शेष। अगर कोई चीज बच जाता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि हाँ इतना शेष बच गया है, तो जो बच जाता है उसे शेषफल। तो भाज को ही हम लोग A मानते हैं, भाजक को B मानते हैं, भागफल को Q मानते हैं और शेषफल को R मानते हैं। तो भाज को हम लोग A मान सकते हैं बराबर भाजक को B मान सकते हैं और गुण भागफल को Q मान सकते हैं और प्लस शेषफल को R मान सकते हैं, या A बराबर BQ प्लस R। गुणा हमेशा छिप जाता है, तो A बराबर BQ प्लस R। अगर इसका भाषा में बात करें, तो भाषा में हो जाएगा भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा भाषा में। लेकिन इंग्लिश वाला लेटर से अगर बात करेंगे तो A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो कैसे बनाना है? एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में कि एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें 420 और 130 का। 420 और 130 का तो कैसे निकालेंगे? जो सबसे बड़ा रहेगा उसे अंदर रख लेंगे 420 और 130 को। इसका मतलब हुआ ना कि भाग एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, भाग मतलब कि भाग विधि द्वारा हम मसा निकालेंगे, लेकिन इस नियम का प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथ्म के नियम का प्रयोग करेंगे और भाग विधि द्वारा बनाएंगे। तो 130 का पहाड़ा पढ़िए कि कितना बार में 420 आ जाएगा। हमें मौसम में जितना दिया रहता है उतना लाना रहता है ना। तो 130 में कितना पहाड़ा पड़े कि 420 आ जाए? तो 130 में सबसे पहले हम 2 का पढ़ते हैं, तो 2 का पढ़ेंगे तो 260 होगा, 0 है तो 0, 13 दूना के 26, 260 होगा ना। लेकिन हमें 420 लाना है, तो अब 130 में 3 का गुणा कर देंगे तो 0 है तो लास्ट में 0 रहबे करेगा, 13 3 39 होगा, यानी कि 390 आएगा। अब 390 है लेकिन हमें 420 लाना है, तो अब 130 में 4 का चेक करेंगे तो 0 है तो लास्ट में 0, 13 चौके 52, लेकिन यहाँ पर 520 आ गया। तो 520 हमें नहीं चाहिए, हमें 420 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 520 आ रहा है 4 बार पढ़ा पढ़ने पर। तो हम 4 बार वाला नहीं लेंगे, हम 3 बार जो पढ़े हैं पढ़ा तो 3 बार वाला लेंगे। कितना आया था? 390, तो यहाँ पर 390 लिख देंगे। अब माइनस कीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे हासिल में 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, और 3 बच जाएगा, 3 3 कट जाएगा। अब मौसा का मतलब कि बचपन में इस तरह कर देते थे, और जो यहाँ पर आता है भाजक, तो भाजक को इसमें उतार देते हैं। अब 30 का पारा पढ़िए, अब 30 का पारा पढ़िए कि क बार में 130 आएगा। तो 30 का पारा क बार पढ़ेंगे कि 130 आएगा। 30 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 130 आएगा। तो 30 का पारा सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, 5 बार पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा। तो 4 बार नहीं लेंगे तो 4 3 12 120 आएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, माइनस कीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 1 कट जाएगा, यानी 10 बचा। 10 बचा कि नहीं? अब 10 बच गया, अब 130 लाइए, 130 130। अब 10 से भाग दीजिए, 10 से कट जाएगा कि नहीं? 13 बार में 10 से कटेगा ना 13 बार में 130, 10 से कटेगा कि नहीं 13 बार में 130 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? यानी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0। एल्गोरिथ्म का मतलब होता है ना कि मौसा उसे कहते हैं, मौसा किसे कहेंगे? एल्गोरिथ्म वाला नियम में मौसा किसे कहेंगे? जब अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देंगे। तो 0 जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक भाग देंगे। तो 0 जब शेषफल आ जाएगा तो क्या करेंगे? जब शेषफल 0 आ जाता है ना, तब मौसा उसे कहते हैं जो भाजक होता है। क्या होता है?
भाजक होता है, यानी लास्ट वाला जो भाजक होता है उसे क्या होता है, मौसा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, तो इसका भाजक 10 है, तो इसका आंसर आएगा 10। लेकिन हमें एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसीलिए एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम चरण 1 का बात करें, चरण 1, तो चरण 1 में क्या है, भाज 420 है, तो भाज को 420 लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर, b यानी कि भाजक, तो इसका भाजक 130 है तो 130 लिख देंगे, गुणा है तो गुणा, क्यू यानी कि भागफल होता है क्या, तो भागफल 3 है तो 3 ले लेंगे, प्लस शेषफल, इसका शेषफल 30 आया है तो 30 ले लेंगे। हमें जब तक करना है तब तक शेषफल 0 न आ जाए, तो इसका शेषफल 0 नहीं आया तो फिर चरण 2 लेंगे। तो चरण 2 में चरण 1 खत्म हो गया, तो चरण 1 को हम मिटा दें। जब चरण 1 को हम मिटा देंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, तो भाज 130 हो जाएगा, होगा कि नहीं, भाज 130 होगा। और जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, तो भाजक के जगह पर 30 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा, भागफल इसमें क्या है, भागफल 4 है, जितना बार पारा पड़ता है 4, तो 4 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका शेषफल क्या है 10 है तो 10 ले लेंगे, लेकिन 0 शेषफल नहीं आया, तो फिर एक बार करेंगे, तो अब चरण 3 लेंगे, क्या लेंगे, चरण 3 में देखिए, अब इसको खत्म कर देते हैं। अब चरण 3 है कि 130 को भाग देना था 10 से, तो चरण 3 में अब a मानेंगे 130 को, यानी भाज 130 को मानेंगे, भाज किसको मानेंगे, 130 को मानेंगे ना, तो 130 30 ना होगा यहाँ पर, 10 तिया के 30, सॉरी यहाँ पर 30 होगा, फिर से यहाँ पर कर लेते हैं, 420 को 130 से, 420 को 130 से किए थे तो 3 बार में आया था 390, घटाए थे तो 130 आया था, 30 आया था, 30, तो 130 करेंगे, 130 के पारा में 4 बार में 120 आया था तो 10 बचा था, अब यहाँ पर 30 लाएंगे, सॉरी यहाँ पर 10 तिया के 30 होगा, 10 तिया के 30 कट गया, तो लास्ट वाला में जो बचा है, लास्ट वाला में तो भाज क्या बचेगा 30, तो यहाँ पर 30 लेंगे, बराबर भाजक कितना है 10, तो 10 लेंगे, इंटू भागफल कितना है 3, प्लस शेषफल कितना है, कुछ नहीं है, 0 है। क्या शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ जाता है तो एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है कि जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक रहेगा, जो भाजक वही मौसा हो जाएगा, तो जब 0 आ गया शेषफल तो भाजक क्या हो जाएगा, मौसा, तो इसका आंसर 10 आएगा, मौसा क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए थे, 130 से उतार दिए थे, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, 30 होगा यहाँ पर, 10 तिया के 30। अब हम बता देते हैं कि कैसे हम कटाएंगे, मतलब विभाज्यता का नियम थोड़ा सा बता देते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है, विभाज्यता का नियम मतलब कि किसी संख्या को काटने का नियम, जैसे 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, अब 2 आता है, 2 दूना के 4 आता है, और 4 दूना के 8 आता है, 8 दूना के 16 आता है, 16 दूना के 32 आता है, 32 दूना के 64 आता है, 64 दूना के 128 आता है, आता है कि नहीं। तो 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि 2 को अगर हम लिखेंगे तो 2 गुणे 1 लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम 4 को लिखेंगे
तो 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2। जब 4 का मतलब 2 गुणे 2 यानी कि 2 के कपर पर 2 होगा, इसी को ही 4 कहते हैं। 8 का मतलब है 2 का क्यूब, 2 के कपर पर 3। 16 का मतलब होता है 2 के कपर पर 4। 32 का मतलब होता है 2 के कपर पर 5। 64 का मतलब होता है कि 2 के कपर पर 6। और 128 का मतलब 2 के कपर पर 7। इसका ये मतलब है कि 2 के कटाने का नियम कि आखिरी का एक अंक, पावर देखना है, आखिरी का एक अंक 2 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 38, तो 38 का आखिरी का अंक 2 से कट रहा है कि नहीं, 8, तो कट रहा है, यानी कि 38 भी 2 से कट जाएगा। 38 भी 2 से कटेगा। जैसे 51, 51 का आखिरी अंक 1 है, 1 क्या 2 से कटता है, नहीं, तो 51 नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 के कटाने का नियम, 4 से कटाने का नियम है कि आखिरी का 2 अंक कटना चाहिए, आखिरी का 2 अंक। जैसे 128, 128 क्या आखिरी का अंक 4 से कट रहा है, 28? यस, कट रहा है 28, 4 7 28, यानी कि ये पूरी संख्या 128 जो है 4 से कट जाएगा। अब बताइए 117 क्या आखिरी का 2 अंक 4 से कट रहा है, नहीं, तो ये 117 भी नहीं कटेगा। अब 8 का कटाने का नियम है कि आखिरी का 3 अंक, पावर में देखिए आखिरी का 3 अंक, तो 8 का नियम है कि आखिरी का 3 अंक कटना चाहिए। 16 का नियम है कि आखिरी का 4 अंक कटना चाहिए। 32 का नियम है आखिरी का 5 अंक। 64 का नियम है कि आखिरी का 6 अंक। 128 का मतलब है आखिरी का 7 अंक। तो यही है 2 का विभाज्यता का नियम, 2 से जो 2 का जितना मल्टीपल रहता है उसे। अब 3 का देखते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम होता है ना कि अंकों का योग कटना चाहिए। 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे 1233। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कटेगा, इतना बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे? तो 3 से कटाना है, हमें 3 से कटाना है। मान के चलिए 1233 को हमें 3 से कटाना है, तो अब कोई जरूरी थोड़ा ना कि 3 से कट जाएगा, लेकिन नियम है कि कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कटेगा। तो नियम क्या है कि अंकों का योग, जो इनके अंकों का योग होगा, जोड़ेंगे अंक और 3 से कट जाएगा, तो समझ लीजिए 1233 भी 3 से कट जाएगा। तो जोड़िए अंकों को, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, 2 1 3, 3 3 6, 3 9, यानी कि 9 3 से कटता है कि नहीं। अब अंकों के योग को देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 9 3 से कटता है, यानी कि 1233 भी 3 से कट जाएगा। अब इतना भी जोड़ कर नहीं देखना है, देखिए 3 आ रहा है जोड़ने पर, उसको काट दीजिए। 2 1 2 3 3 है ना, 2 1 3 कट गया, 3 भी कट गया, 3 भी कट गया, यानी कि पूरी संख्या कट गया, तो 1233 भी कट जाएगा। जैसे 252 3 से कटेगा, तो कैसे पता करेंगे? 5 2 7 2 9 कट रहा है, 5 2 7 2 9 कट रहा है ना, 5 2 7 2 9, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 का कटाने का नियम है कि अंकों का योग, और यही नियम है 9 का। 9 का भी नियम है कि अंकों का योग कटना चाहिए, अंकों का योग कटना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं 2529, 2529 क्या 9 से कट रहा है? तो कैसे पता करेंगे? इसके अंकों का योग देखेंगे, तो अंक 9 है यहाँ पर, तो 9 तो कटिए जाएगा। अब इसमें देखिए 5 2 7 2 9, ये भी कट रहा है, यानी कि पूरा संख्या 9 से कट रहा है, पूरा संख्या 9 से कट रहा है। जैसे 1 2 3 4, 3 2 5 1 6 4 10 9 10 8 18। अब देखिए पूरा 9 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों का योग करेंगे, तो 2 1 3 होता है ना, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 और 10 8 18। क्या 18 9 से नहीं कटता है? कटता है कि नहीं 9 से, यानी कि 12348 भी 9 से कट जाएगा। तो 9 का नियम है कि अंकों का योग कटना चाहिए। अब एक होता है 11 का नियम।
11 का नियम, 11 का नियम होता है कि एकांतर का योग कटना चाहिए। एकांतर का योग, एकांतर का योग अगर 0 आ जाए, एकांतर का योग का अंतर अगर 0 आ जाए तो 11 से कट जाएगा। 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो भी कट जाएगा। जैसे जैसे 1 2 3 2, और दूसरा का एग्जाम्पल 5 6 8। अब चेक करना है कि 1232 और 5687 11 से कट रहा है कि नहीं। तो इसके एकांतर का योग देखेंगे, यानी कि 2 1 में 3 को जोड़ेंगे और फिर 2 को 2 में जोड़ेंगे। तो 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। क्या इसका अंतर 0 आ रहा है? तो यस सर 0 आ रहा है। और जब अंतर 0 आएगा तो 11 से कट जाएगा। या अगर अंतर 11 आ जाए, या 11 का पारा 22 आ जाए, 11 का 33, तो भी 11 से कट जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 0 आएगा तभी कटेगा। इसका मल्टीपल 11 का मल्टीपल भी आ जाएगा अंतर ना, तो कट जाएगा 11 से। अब यहाँ पर देखिए क्या 11 से कट रहा है, तो एक अंतर का योग कीजिए, 8 5 13। अब इसका 7 6 13। क्या इसका अंतर 0 आ रहा है? यस सर, तो 13 से कट जाएगा, अरे 11 से कट जाएगा। अब एक होता है 5 का नियम। 5 का नियम होता है ना कि आखिरी का 0 रहना चाहिए, आखिरी का अंक 0 या 5 रहना चाहिए। अगर आखिरी में 0 है और 5 है तो समझ लीजिए कि 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। अगर 6 से कटाना है तो 6 का गुणनखंड होता है कि 2 3 के 6, यानी कि 6 से कटाने का नियम है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अगर 2 से भी कटा है, 3 से भी कट रहा है, समझ लीजिए कि 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 12 का नियम, 4 3 के 12। 12 का नियम है कि 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए। और 4 का नियम पता है कि आखिरी का 2 अंक कटना चाहिए। 3 का नियम पता है कि अंकों का योग कटना चाहिए। अगर हम 72 का बात करें, 72 का, 72 से कटाने का नियम, तो 8 9 72 होता है कि नहीं, 8 9 72, 8 9 72। तो 8 से कटाने का नियम पते है, 9 से कटाने का नियम पते है। 8 का नियम है कि 2 के पावर 3 होता है 8, यानी कि 3 अंक कटना चाहिए आखिरी का। 9 का मतलब होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यही है विभाज्यता का नियम। पहला सवाल है, यदि यदि भाग एल्गोरिथम, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और बी बराबर 9 है, तो आर बराबर क्या होगा? पहला सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 और बी बराबर 9 है, तो आर बराबर क्या होगा? तो कैसे पता करेंगे? भाग द्वारा बनाएंगे इसे। तो बीच में जो रहता है उसे ए लिखते हैं ना, और जिससे भागता है उसे बी, इधर जो आता है उसे भागफल को क्यू, और जो बच जाता है उसे शेषफल। यानी कि जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा उसी को हम मान लेंगे कि नहीं। लेकिन अब इस तरह नहीं बनाना है। देखिए फॉर्मूला क्या है कि बी गुणे क्यू प्लस आर बराबर ए होता है कि नहीं? बी गुणे क्यू प्लस आर बराबर ए होता है ना। तो हमें आर का मान निकालना है। किसका मान? आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालेंगे तो ए आएगा, और बी गुणे क्यू बटा में हो जाएगा बी गुणे क्यू, नहीं माइनस में हो जाएगा माइनस बी गुणे क्यू, होगा कि नहीं? माइनस बी गुणे क्यू होगा ना।
बी माइनस बी गुणे क्यू, लेकिन यहाँ पर तो क्यू का मान भी नहीं है, तो कैसे आर का मान निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। देखिए इसका भाग लेते हैं, बीच वाला जो रहता है उसे ए मानते हैं, यहाँ पर बी रहता है, तो ए को हम लोग अंदर रखते हैं, तो ए का मान कितना है 72, और बी को हम लोग 9, बी का मान 9 दिया है तो बी के जगह पर 9 लिखते हैं, तो 9 है 72, 9 है 72, तो कट जाएगा, शेषफल कितना आएगा 0। यानी कि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर 72 बी बराबर 9 हो तो शेषफल कितना आएगा? तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इसका आंसर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हम हमसे पूछता कि क्यू का मान भी बताइए तो क्यू का मान कितना आ गया? 8 आ गया। क्यू का मान 8 आ गया। क्यू का मान 8। ए बराबर 37, ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1, तो क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ए का मान 37 दिया, बी का मान 4 और एक आर का मान 1, तो क्यू का मान पूछा है। यानी कि ए को भाज कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज कहते हैं। तो भाज बराबर 37 दिया है, बी को भाजक कहते हैं, बी को भाजक, तो भाजक बराबर 4 दिया है, आर को शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल, तो शेषफल बराबर 1 दिया है, तो क्यू का मान यानी कि भागफल निकालना है। क्या निकालना है? क्यू को भागफल कहते हैं, तो क्यू का मान निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो अगर हमें क्या निकालना? क्यू का मान, तो बी गुणे क्यू बराबर ए, आर को उधर भेजते हैं माइनस आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस आर। लेकिन हमें क्यू का मान निकालना है, तो क्यू का मान निकालेंगे तो ए माइनस आर, बी गुणा में है तो बटा में आ जाएगा बी, आएगा कि नहीं? यानी कि क्यू का मान निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए अगर भाजक में से शेषफल को घटा देंगे और भाजक से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाज का मान कितना दिया है? भाज का मान 37 दिया है, तो 37 ले लेंगे। ए का मान 37 माइनस आर का मान कितना दिया है? 1, तो 1 ले लेंगे, बटा में बी का मान कितना दिया है? 4, तो 4 लिख देंगे और क्यू का मान आ जाएगा। तो क्यू बराबर होगा 37 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? तो 37 में से 1 घटेगा, 36 बचेगा, अब भागे 4, तो 4 9 के 36, यानी कि जो क्यू का मान आएगा 9 आएगा। क्या आएगा? 9। अब इसको हमेशा याद रखना है या केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर यही ना होता है कि बी क्यू प्लस आर, तो जिसका मान दिया है उसको रख दीजिए, जिसका मान नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। तो बी का मान नहीं, बी का मान दिया है कितना? बी का मान 4 दिया है, गुणे क्यू का मान निकालना है, प्लस आर का मान क्या दिया है? 1 दिया है, बराबर ए का मान कितना दिया है? 37 दिया है। तो 4 गुणे क्यू लिख सकते हैं, 4 गुणे क्यू, 1 को उधर भेजेंगे तो 37 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 क्यू बराबर 37 में से 1 जाएगा 36, अगर क्यू बराबर निकालेंगे तो 36 है, 4 गुणा में तो बाटा में आ जाएगा, 4 9 के 36, यानी कि क्यू का मान 9 आ जाएगा। क्यू का मान 9 आ जाएगा। या तो इसको याद कीजिए या यही याद कीजिए, और जिसका मान दिया उसको रख दीजिए, जिसका नहीं दिया उसको निकाल देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? भागफल का मान 9 आएगा। भागफल का मान 9 आएगा। अगला सवाल दिया है कि 92 और 12 का मौसम क्या होगा? 92 और 12 का मौसम क्या होगा? तो 92 और 12 का मौसम कैसे निकालेंगे? तो 92 का सबसे पहले फैक्टर करेंगे और 12 का फैक्टर करेंगे कि नहीं? या फिर भाग द्वारा निकाल लेते हैं, या फिर भाग द्वारा 92 को अंदर 12 को बाहर, तो 12 7 84, 12 बटे 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 7 84 लेंगे, माइनस 12 में से 8 4 जाएगा 8, और 8 बचा तो 8 8 कट जाएगा, अब 12 को यहाँ लाएंगे, 8 एकम 8, घटाएंगे तो 4 बचेगा, अब 8 को यहाँ लाएंगे, 4 दूना के 8 कट गया,
यानी कि जब शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक रहता है क्या हो जाता है, मौसा। तो 92 और 12 का जो मौसा होगा, 92 12 का मौसा 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। 92 12 का मौसा क्या होगा, और इसको फैक्टर द्वारा करते हैं 92 और 12। 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 92 का 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो इसको देगा 2 2 छके 12 46 होगा। और 46 को भी हम लिख सकते हैं 46 2 गुणे 23, 2 गुणे 23 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर 12 को 4 तिया के 12, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो 2 के पावर 2 रहेगा गुणे 23। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 है तो 2 के पावर 2 रहेगा गुणे 3। हमें क्या चाहिए, मौसा चाहिए ना। मौसा में वही होता है जो कॉमन रहता है, जो कॉमन रहता है और जिसका पावर सबसे छोट हो। यहाँ पर दो दो कॉमन है लेकिन दोनों का पावर बराबर है, तो केवल 2 बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना के 4 होता है, 2 का पावर 4। तो 92 और 12 का मतलब क्या होगा, 4 होगा। बानवे और 12 का मतलब 4। दूसरा का सवाल, भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर ज्ञात करें। पहला सवाल कि ए बराबर 10 और बी बराबर 3, बी बराबर 3 दिया है ना। कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर मतलब भाज, बराबर बी यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का क्यू और आर का मान ज्ञात कीजिए। जहां पर पहला सवाल दिया है ए का मान 10 दिया है, यानी कि भाज का मान दिया है 10, भाज का मान कितना दिया है 10, और बी का मतलब होता है भाजक, तो भाजक का मान कितना दिया है 3 दिया है। कितना दिया है 3, तो हमें क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल में हम भाग द्वारा इसको हल करेंगे। तो भाग द्वारा हल करेंगे तो जो बड़ा रहेगा उसे अंदर, जो छोटा रहेगा उसे बाहर। बाहर क्यों करें, बी का मान, यानी कि बी का मतलब भाजक होता है तो भाजक यहाँ पर रहेगा, ए का मतलब भाज, तो भाज हमेशा अंदर रहेगा। तो 3 से भाग दीजिए, तितिली के 9, तितिली के 9, तो शेष कितना बचेगा 1, यानी कि इसे आर कहते हैं और इसे क्यू कहते हैं, यानी कि भागफल और आर को शेषफल। तो क्यू बराबर होगा, अतः क्यू बराबर 3, क्यू बराबर 3 और शेषफल यानी कि आर बराबर 1 होगा, शेषफल यानी कि आर बराबर 1 होगा। और दूसरा का सवाल क्या दिया है, दूसरा का सवाल दिया है कि ए बराबर 4 और बी बराबर 19, ए बराबर 4 और बी बराबर 19, ए बराबर 4 और बी बराबर 19। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ए बराबर 4 तो ए हमेशा अंदर रहेगा तो 4 को अंदर लिखेंगे, बी बराबर 19 तो 19 हमेशा अंदर रहेगा। तो देखिए क्या यहाँ पर जो भाज है भाजक से छोटा है क्या, जब भाजक से छोटा है तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका बी का मान और आर का मान। तो अगर 19 का पारा हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा क्या, 19 का पारा अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा ना, तो इसका जब अंतर लेंगे तो 4 आएगा। यानी कि हमेशा जो शेषफल रहता है इससे छोटा रहता है, यहाँ पर तो पहले से ही छोटा है, यानी कि ये शेषफल है, क्या है शेषफल है। तो इसका आंसर जो आर का मान होगा ना 4 रहेगा, क्या 4 रहेगा, क्योंकि हमेशा शेषफल भाजक से छोटा रहता है। और यहाँ पर जो 4 है सच में भाजक से छोटा है तो इसका शेषफल 4 हो जाएगा, लेकिन इसका भागफल क्या होगा तो 0 होगा, भागफल यानी कि क्यू का मान क्या होगा 0, तभी ना 19 में 0 का पारा पड़ेंगे तो 0 होगा तो अंतर 4 आएगा। तो इसका शेषफल 4 आएगा और भागफल क्या आएगा 0। हमेशा याद रखना है कि जो शेषफल रहता है 0 से बराबर रहता है या 0 से बड़ा रहता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहता है, भाजक से हमेशा छोटा रहता है।
भाजक से इसका मतलब ना कि जिधर का मुंह खुला रहेगा उसे छोड़ कहेंगे, इसका मतलब कि बड़ा और बराबर, बड़ा या बराबर। तो समझ में आया। अब तीसरा का सवाल क्या दिया है, ए का मान 81 और बी का मान 3। तीसरा सवाल दिया है कि ए का मान 81 और बी का मान 3 दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। क्या 3 के पारे में 8 आता है, तो नहीं, तो 2 बार में 3 दूना के 6 ले जाएंगे, ले जाएंगे कि नहीं, ले जाएंगे ना। अब देखिए 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, लेकिन 2 3 से छोटा है ना, तो यहाँ से 1 उतार देंगे तो 21 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में 21 7 बार में आता है क्या, तो 21 कट जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0। अगर हम क्यू का बात करें यानी भागफल का बात करें तो 27 आएगा क्या, अगर शेषफल का बात करें तो 0 आएगा। चौथा सवाल है a बराबर 27 b बराबर 2, a बराबर 27 और b बराबर 2। a का मान 27 दिया और b का मान 2, तो a को हमेशा अंदर रखेंगे और b से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 7 उतरेगा। 2 से भाग देंगे तो 2 3 के 6, 1 बचेगा। कभी भी जब शेषफल छोटा आ जाता है तो यहीं पर रुक जाएगा गाड़ी। तो शेषफल क्या भाजक से छोटा है क्या, यानी कि शेषफल का बात करेंगे तो 1 आएगा और भागफल का बात करेंगे तो 13 आएगा, भागफल का बात करेंगे तो 13 आएगा। क्या इतना तक समझ में आया। तीसरा का सवाल क्या दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्न के मौसा, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्न के मौसा ज्ञात करें। मौसा का मतलब महत्तम समाकर्ता यानी HCF। तो सवाल दिया कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्न के मौसा ज्ञात करें। अब निम्न में सवाल क्या है, पहला सवाल है कि 252 और 1540 252 और 1540। अब इतना बड़ा सवाल को समझने से पहले हम थोड़ा एक छोटा सा डाटा लेकर समझाते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से कैसे मौसा ज्ञात करेंगे। तो मान के चलिए हमें निकालना है 42 और 63 का हमें मौसा ज्ञात करना है। एग्जाम्पल में ले रहे हैं ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हमें मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बड़ा रहेगा ना उसे अंदर लिख लेना है और जो छोटा रहेगा उसे बाहर लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि a बराबर क्या है b बराबर क्या है। तो हमेशा बड़ा वाला को ही मानना है a और छोटा वाला को b मानना है। तो बड़ा वाला 63 था तो 63 को a मान लिए, b को 42 छोटा था तो b मान लिए। तो 42 का पढ़ा एक बार में पढ़ेंगे तो 42 आएगा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 84 नहीं आ जाएगा, हमें 63 आना है। तो एक बार पढ़ेंगे 42, घटाएंगे तो 21 बचेगा क्या, 21 बचेगा। अब 42 को इधर लाएंगे, भाजक को इसमें ला देते हैं। अब 21 का पारा पढ़ेंगे 2 बार में तो 42 आ जाएगा, और अंतर लेंगे तो 2 में से 2 0, 42 में से 42 जाएगा 0 आएगा, यानी कि शेषफल क्या आ गया 0। बस यूक्लिड विभाजन यही कहता है
कि जब शेषफल 0 आ जाए तो गाड़ी रोक दीजिए और मौसा निकालिए। तो जब शेषफल 0 आ जाता है ना, तो जो भाजक रहता है उसी को क्या कहते हैं, मौसा, यानी कि इसका मौसा 21 होगा। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है, इसीलिए यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ना। तो यूक्लिड प्रमेय से क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको याद रख लेना है कि a को भाज कहेंगे, b को भाजक कहेंगे, q को भागफल कहेंगे और r को शेषफल। तो a अगर चरण 1 में लेते हैं, चरण 1 में स्टेप 1 में अगर हम लेते हैं, तो स्टेप 1 में a का मान 63 होगा, तो a का मान 63 लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर। अब 63, b का मान 42 होगा, तो b के जगह पर 42 ही लिख लेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं, गुणा है तो गुणा। अब q का मान क्या होगा, तो q का मान 1 होगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा तो 1 होगा, प्लस r यानी कि शेषफल, r का मान कितना है, 21 है, तो 21 लिख देंगे। तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर जो r का मान शेषफल है वो 0 ना आ जाए। तो अब स्टेप 2 करेंगे, अब स्टेप 2 में जो पहला स्टेप किए थे उसको हम मिटा देते हैं, तो यहाँ से हम मिटा देते हैं। अब ये वाला बच गया कि नहीं, ये स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 में a का मान 42 हो जाएगा, b का मान 21 हो जाएगा, और q का मान 2 हो जाएगा, शेष r हो जाएगा। तो a के जगह पर हम लोग 42 लिखेंगे और b के जगह पर हम लोग 21 लिखेंगे, तो b का मान 21 हो जाएगा, गुणे q का मान 2 हो जाएगा, q का मान 2, प्लस है तो प्लस, r का मान 0 हो जाएगा, तो 0, r का मान 0। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि अगर शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है, भाजक वही मौसा हो जाता है। क्या हो जाता है, मौसा, वही क्या हो जाता है, मौसा। तो शुरुआत वाला भाजक नहीं, जो लास्ट वाला रहता है ना, जिस पर कि हमें 0 आता है, वही वाला भाजक शेष मौसा हो जाता है। तो स्टेप 2 में शेषफल 0 आ गया है, तो शेषफल 0 है, तो इसमें भाजक कैसे पता करेंगे, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b, तो b को ही भाजक बोलते हैं, तो यानी इसका भाजक 21 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसका मौसा क्या होगा, 21, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने सवाल पर। अब सवाल क्या दिया है कि 252 और 1540 का मौसा निकालिए। तो 1540 बड़ा है तो इसे अंदर ले लेंगे, 252 को बाहर निकाल लेंगे। अब 252 का कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे कि 1540 आएगा। अगर हम में 1500 लाना है ना, तो 2 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 1400 आएगा, लेकिन यहाँ पर 252 है, तो सबसे पहले 252 में हम 7 का गुणा करके देखते हैं। 7 का गुणा करेंगे तो 1400 के लगभग आएगा, लेकिन यहाँ पर 1500 आ जाए, तो 7 दूना के 14, हाथ में लगा 1, 7 5 35, 1 36 के 6, हाथ में लगा 3, 7 दूना के 14, 3, 7 दूना के 14 और 3 17, यानी 1700 आ रहा है, लेकिन हमें 1500 लाना है, तो अब 7 से कम लेंगे, अब 6 लेंगे, तो 6 से कीजिए, 6 दूना के 12 के 2, हाथ में लगा 1, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 31 के हाथ में लगा 3, 6 दूनी के 12, 3 15, यानी कि 1512 आ रहा है। 6 का पारा पड़ रहा है तो 1512 आ रहा है, एग्जैक्ट 1540 नहीं आ रहा है, 1512 आ रहा है, 1512। तो घटाइए, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 3 बच गया क्योंकि उसको दिया है तो 10 बना है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 15 15 कट जाएगा। अब 252 को यहाँ पर लाइए, अब 252 का पारा 28 का पारा पढ़िए कि कब बार में 252 आएगा, तो 28 का पारा पढ़ेंगे, अगर 200 लाना है ना, तो 5 का पारा पढ़िए डायरेक्ट, तो 8 5 40 के 0, हाथ में लगा 4, अब 5 दूने के 10, 4 14, यानी खाली 140 आ रहा है। अब पढ़िए 7 का पारा, या 6 का भी पढ़ सकते हैं, 7 8 56 के 6, हाथ में लगा 5, 7 दूने के 14, 7 दूने के 14 और 5 14, 15 16 17 18 19 आएगा,
196 क्या आएगा 196। इसको हम लोग कल बताएंगे, आज टाइम हो गया है तो थैंक यू सो मच, कल बताएंगे।